प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी हुकूमत साजी के हवाले से। PDM-2 बनने की तैयारी हो रही है और साथ ही साथ मरकज़ के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का की CEC का इजलास और क्या बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर होंगे या कंप्रोमाइज़ होगा। प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून की तरफ से होगा, CM पंजाब मुस्लिम लीग नून का होगा। हुकूमत कैसे बनेगी और आसिफ अली जरदारी साहब का इनपुट क्या होगा, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से आसिफ बाजवा साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। बाजवा साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। सरदार साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, फिर बाजवा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। इलेक्शन हो गए, इल्ज़ामात हैं धांधली के। आपकी पोजीशन वही जो हम पहले दिन से बात कर रहे थे। सिंध आपने क्लीन स्वीप किया, कराची डिवीज़न में भी 7 सीटें आपके पास आई। किस तरह देखते हैं ओवरऑल पंजाब, जहां हम बात कर रहे थे प्रोग्राम इलेक्शन से पहले भी कम बैक करने की बात हो रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में उस तरह कम बैक नहीं कर सकी। मुल्तान डिवीज़न में किसी हद तक आपको कामयाबी मिली। राजा परवेज़ अशरफ साहब की भी हम कह रहे थे वो जीत जाएंगे, वो जीत गए। बाकी जगहों पे सेंट्रल पंजाब और इवन आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेप लिया था लाहौर से इलेक्शन लड़ने का, वो हार गए वहाँ पे। ओवरऑल नताइज को आप किस तरह देखते हैं और अब हुकूमत साजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा? बहुत शुक्रिया सर। देखें, बात ये कि पाकिस्तान के अंदर जो 8 तारीख को इलेक्शन हुआ, जाहिर है किसी न किसी हवाले से उसके ऊपर बहुत सारे इदारों की तरफ से, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ऑब्जर्वेशन और रिजर्वेशन भी आ रही हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इलेक्शन में ज़ाहिर 100% इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता। लेकिन बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी रिजर्वेशन है, जिस तरह सेंट्रल पंजाब के अंदर और कराची के अंदर जिस तरह सीटें दे दी गई हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन ओवरऑल बहरहाल जिसको जितना मैंडेट मिला है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सिंग का के मैंडेट का एहतराम करती है, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या PTI के जो आज़ाद अरकान असम्बली मुंतखब होकर असम्बलियों के अंदर जा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम लोगों के मैंडेट का एहतराम करती है और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और मेरे ख्याल में मुल्क के लार्जेस्ट इंटरेस्ट के लिए इस वक्त तमाम लोगों को सर जोड़ के बैठना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है कि इसमें किसी तरह भी अगर हम लोग पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं होगी तो मेरे ख्याल में मुल्क हमारा जो जिन क्राइसिस से गुजर रहा है वो हम उनसे नहीं निकल सकेंगे। सरदार साहब ये बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं एक पॉइंट और आप चाहूँगा उसके ऊपर भी बात हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप नहीं समझते जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही थी या जिस तरह का डेटा आ रहा था, मेरी आपसे भी जब बात हुई इवन इलेक्शन से पहले, तो आप भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जेलों में है, उनको इलेक्शन कैंपेन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन उनका वोटर मौजूद है। वो वोटर हमें नज़र आया। और आप समझते हैं कि एक तर्ज का अवामी रेफरेंडम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिस तरह का वोट पड़ा है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि लीडरशिप तो उनकी थी नहीं, किसी ने कैंपेन नहीं चलाई, निशान उनके पास नहीं था, वो ढूंढ ढांड के पोच पाछ के अपने उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिए। तो उस तरह का जो वोट बैंक आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, आप समझते हैं कि आप किसी एक हिस्से को, ख़ासतौर पर जो यूथ है, उसको आप मुल्की सियासत से माइनस नहीं कर सकते? उन्होंने अपना गम और गुस्सा जो भी था वो वोट की पर्ची के ज़रिए साबित कर दिया। देखिए सर, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे 1 से इस चीज़ पे कन्विंस है और हम ये समझते हैं कि जिसको जितना मैंडेट मिला है, अगर PTI के लोगों को पाकिस्तान के लोगों ने वोट किया है, पाकिस्तान के अवाम ने वोट किया है, खास करके जिस तरह KPK के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई है, और इसी तरह इस वक्त भी आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो इंडिपेंडेंस की पोजीशन है वो पहले नंबर पे है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे 1 से इस चीज़ से कन्विंस है कि जिस पार्टी को भी, जिस उम्मीदवार को भी पाकिस्तान के लोग वोट करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके मैंडेट का एहतराम करेगी। हम बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों का
जो भी मैंडेट पाकिस्तान के लोगों ने इंडिपेंडेंस को दिया है, वो इंडिपेंडेंट बेसिकली थे तो पीटीआई के, उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं, लेकिन उसके बाद हम ये समझ रहे हैं कि उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि वो अकेले कोई गवर्नमेंट बना सके। इसी तरह ना पीपल्स पार्टी अकेले में गवर्नमेंट बना सकती है, ना मुस्लिम लीग नून बना सकती है। मुस्लिम लीग नून के दोस्तों लीडरशिप के साथ हमारी लीडरशिप की जो मीटिंग हुई है उसके बाद हमारा इसमें सरदार साहब मैं आऊँगा, मैं चाह रहा हूँ बाजवा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूँ, फिर हम पावर शेयरिंग पे आएंगे कि फार्मूला क्या बनेगा। बाजवा साहब, ये पंजाब में क्या हुआ, 21 अक्टूबर को मियाँ साहब की वतन वापसी होती है, आप मेरे ही शो में थे और हमने आपसे पूछा, आपने कहा जी ऐसी तैसी हो के ये पब्लिक निकल आई और पंजाब हम तो केपी और सिंध बलूचिस्तान क्लीन स्वीप करेंगे। ये माजरा क्या हुआ कि आप लाहौर डिवीज़न बड़ी मुश्किल से बचाया आपने, कैसे बचा वो भी आपके सामने है। जीटी रोड की सियासत एक दहाइयों से हमने देखा कि छाए हुए थे, वो फैसलाबाद डिवीज़न पूरे का पूरा एक सीट बचा सके आप, 9 की 9 सीटें वहाँ पे आप हार गए। ये कैसा कमबैक था और इतना बड़ा सरप्राइज़ कि आप 110 से 125 सीटों के दावे कर रहे थे, आप मिला के भी कुछ 77 सीट्स हुई हैं आपके पास। ये हुआ क्या है आपके साथ? सारे सर्वे, सारी रिपोर्ट्स, इवन इलेक्शन से एक दिन पहले जो इंटेलिजेंस बेस पे एक सर्वे आता है वो सर्वे भी आपकी फेवर में था, तो ये सब कुछ हुआ कैसे? बाजवा साहब। सर, आपने ये जो मुझसे क्वेश्चन किया, मैं समझता हूँ कि ये एक तरह का एक इंट्रो था। आपने बड़ी तरतीब के साथ और बड़ी तफसील के साथ सारा कुछ जो है ना वो बता दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो 16 माह की हमारी गवर्नमेंट थी जी, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उसमें जो महंगाई को कंट्रोल ना कर सके, पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल ना कर सके और डॉलर को कंट्रोल ना कर सके, तो इस वजह से अवाम ने, हमारे वोटर जो थे वो कुछ इलाकों में हमें भी और हमारे वोटर को ये एक गलत फहमी थी, हम ओवर कॉन्फिडेंट थे कि शायद हमारा तो मुकाबला ही नहीं है। बाजवा साहब, आप, मैं कथा कलामी माफ, आप ओवर कॉन्फिडेंट है, हम आपका कॉन्फिडेंस नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे कि ग्राउंड रियलिटीज ये नहीं है। आप हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि आप तो एंकर से पता नहीं कहीं से कोई फीड लेते हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं, तो हम तो कह रहे थे कि भाई ज़मीनी हकायक ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स को अपने काम में उतना ही माहिर होना चाहिए जितना जफीर साहब आप हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आपने हमेशा मुझे यही कहा कि रिपोर्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं है और आप समझते हैं कि हम इतनी सीटें ले जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन हम ये समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की हद तक महदूद है और पीटीआई जो है वो केपीके की हद तक महदूद है, और हम जो हैं हम 120 से ज्यादा या 110 से 120 सीटें हम पंजाब में ले जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमने 85 हमारी हो गई हैं सीट्स, तो इसके बावजूद हम अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे, हम इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं बना सकते। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ लाए, ठीक, तो मैंने कहा कि लोग आज खुद निकल के वहां पे गए हैं, अवाम का एक बहुत बड़ी तादाद वहां पे जमा हुई और उन्होंने ये समझा कि ये जो इकोनॉमी की ये सूरत हाल है इसको मियां नवाज शरीफ साहब ही दुरुस्त करेंगे। बाजा साहब, मैं कथा कलामी माफ, जो 21 अक्टूबर को लोग निकले थे, हम उस वक्त भी आपसे ये कह रहे थे कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान से, कश्मीर से, जीबी से और इधर कराची से लोग गए, वो भी कोई इतना इंप्रेसिव शो नहीं था आपका, लेकिन ठीक था, क्राउड ठीक था। हम कह रहे थे आपको कि ये सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही, जलसे कर लेना, एक जलसा मैनेज कर लेना। फिर मियाँ साहब ने वो तवज्जो भी नहीं दी, खुद उन्होंने इलेक्शन कैंपेन बहुत देर से शुरू की, वो खुद ही वो जलसा देख के शायद समझ गए थे कि मेरा पाकिस्तान आना मेरा गलत फैसला है। जो मशावरत आपकी तरफ से हुई, जो मशवरे मशीरों ने दिए, वो शायद गलत थे। फिर आप समझते हैं कि जो जिस तरह आप कह रहे हैं ना, आपकी क़यादत मौजूद थी, आप लोगों को लेके गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह अभी सरदार नज़ाकत साहब से भी बात की, हमेशा वो खरी सच्ची बात करते हैं,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वोटर तो ढूंढ रहे थे कि भाई हमने निशान किधर लगाना है। हम भी पूरा दिन उस वक्त पोलिंग कराची में एटलीस्ट हमने विजिट किए, तो लोग निकले, यूं लगा कि पूरी कौम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में रेफरेंडम दिया है, क्योंकि हर जगह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नजर आए। मैं आपकी पहली बातों से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन जो दूसरी बात है कि हमने देखा कि लोग निकले हैं, बिल्कुल मुझे हक हासिल है कि मैं इससे इख्तलाफ कर सकूं। देखें, कोई शख्स ये नहीं कह सकता था, ना ही किसी के चेहरे के ऊपर लिखा हुआ था कि ये पीटीआई का है या पीपल्स पार्टी का है या पीएमएलएन का है। लेकिन जब शाम को रिजल्ट आने शुरू हुए तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो वादे होना शुरू हुई, और हमने देखा कि कुछ जल्दी भी हुई मीडिया में। पहले एक दो रिजल्ट जो आए तो उसमें उन्होंने ऐसा शोर मचाना शुरू कर दिया कि वो हार गए, वो जीत गए, वो हार गए, वो जीत गए। साहब, फिर वो आपने ना वो इल्जाम भी हम एंकर्स पे लगा दिया कि जी आप लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इल्जाम नहीं लगा रहा, नहीं, आपकी लीडरशिप लगा चुकी है। नहीं, जफीर साहब मेरी बात सुने। जी जी। पैमरा ने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप डायरेक्टली किसी भी किस्म के जो रिजल्ट्स है वो लेकर के आप नहीं, पैमरा नहीं सर, इलेक्शन कमीशन, पैमरा की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट है कि 6 बजे से पहले आप रिजल्ट्स नहीं दे सकते। मीडिया के लोग हमारी फेवर में भी हैं, पीटीए की फेवर में भी हैं, टीएलपी की फेवर में भी हैं, कुछ पीपल्स पार्टी, सबके लिए। अरे बाजवा साहब, आखिरी बात सुनिएगा, मीडिया के लोग किसी की फेवर में नहीं होते, हम जो देखते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। अगर कोई बंदा सुने अगर कोई बंदा एमक्यूएम को वोट देता है तो हम कहते हैं कि ये इस बंदे ने वोट एमक्यूएम को दिया, ये रिजल्ट है। इसमें क्या मसला है? अगर यहाँ से पीटीआई या टीएलपी नॉन लीग जीत जाती है तो इसमें चौधरी गुलाम हुसैन साहब क्या करते हैं? ऐसी बात नहीं है सर। सारे 36 न्यूज चैनल है, तो सारे चौधरी गुलाम हुसैन तो नहीं बैठे हुए ना। जफीर साहब, सारे जफीर साहब भी नहीं बैठे हुए। तो सर सारे तो नहीं, कोई 80-90% जफीर साहब ही बैठे हुए हैं, ये भी तो समझे आप। देखें बात ये है कि इसको आपको मानना पड़ेगा कि आप लोगों ने पैमरा के जो कवानीन थे उसकी खिलाफ वर्जी की। सर खिलाफ वर्जी की होती तो मुझे नोटिस मिल चुका होता, मेरे चैनल को नोटिस मिल चुका होता। खिलाफ वर्जी तो तब होगी ना कि अगर हम 5 बजे रिजल्ट अनाउंस करें, हम तो 6 बजे के बाद बता रहे थे। देखें, मैं एक बात अर्ज करूं, मैं एक बात बड़े वसूख से कह सकता हूं कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कहीं भी पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में, पूरे बलोचिस्तान में, पूरे केपी में, बल्तिस्तान में, कहीं भी किसी भी जगह पर धांधली की सर, या बाजा साहब मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। धांधली का तो इश्यू नहीं है, इश्यू तो रात 8-9 बजे के बाद जब रिजल्ट रुक गए तब मसला हुआ। पोलिंग डे पे कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों से पूछ रहे थे कि किसको वोट किया, यही अंदाजे होते हैं। चले एक बात तो साबित हुई कि पोलिंग तक सुबह 8 बजे से 5 बजे तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ सर। 2018 में भी कुछ नहीं हुआ था, आप भी खुश थे, पीपी वाले भी खुश थे, नॉन वाले भी, पीटीआई वाले भी। उसके बाद ही गेम डली ना, असल गेम तो बाद में हुई है। मैं आऊंगा आपकी तरफ। सरदार साहब, सरदार निजाकी साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। सरदार साहब, किस तरह देखते हैं? ये तो हो गया इल्ज़ामात, सारी चीज़ें, वोटिंग कैसे हुई, क्या हुई, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स चैलेंज भी किए गए हैं। अब ये बताइएगा कि फार्मूला क्या होगा? चूँकि आपसे हमारी बात होती थी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यानी जिसके नंबर ज़्यादा होंगे प्राइम मिनिस्टर उसका होगा। लंदन प्लान के तहत ये हुआ था तय। आप समझते हैं चूँकि नंबर्स आपके कम हैं और मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को एक मिनट के लिए हम साइड पर रख देते हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टरशिप मुस्लिम लीग नून के पास होगी, पंजाब में सीएम उनका होगा, या प्राइम मिनिस्टर आप अपना दे रहे हैं फार्मूला? चूँकि ये भी अभी तक हमारे पास जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक कि आप चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो और पंजाब में भी कुछ शेयर मिले, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर अगर नॉन लीग का होता है तो फिर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। दूसरी इशू ये है कि आप ही की सीईसी में अभी चूँकि इजलास जस्ट मेरे ख्याल में चल रहा है अभी तक, तो उसमें एक ये राय भी रखी गई है कि हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए, इस तरह की हुकूमत नहीं संभालनी चाहिए। जो आप भी बात करते थे कि पंजाब में आपका वोटर आपसे नाराज़ हुआ इत्तेहाद की वजह से, जिसकी वजह से आपको सेटबैक हुआ। यहाँ पे हम सिंध में देखते हैं कि आपने मैनेज कर लिया, ये सीटें ज़बरदस्त कामयाबी मिली आपको। तो क्या फार्मूला बन रहा है? आप इक़्तिदार में जाएंगे या आप अपोजिशन की तरफ जाएंगे? देखिए सफीर, उससे पहले मैं थोड़ा सा, अगर मुझे इजाज़त दें। जी प्लीज़।
पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको पाकिस्तान के अंदर सच्चाई का सामना करने में क्यों शर्मिंदगी महसूस होती है। ये चीज़ तय है कि पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान के अंदर जो इंडिपेंडेंट थे तहरीक इंसाफ के लोग, वो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हुए। हम सब लोगों को बड़े दिल के साथ उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो चाहे नेशनल असेंबली के अंदर जा रहे हैं या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जा रहे हैं, मैं चारों सूबों के अंदर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के जितने MNA MPs हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे ज्यादा मुबारकबाद सरदार साहब, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और भी करने लगे हाथों, ये बाजवा साहब हो गए। मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूँ। सर एक सेकंड में सवाल नहीं करूंगा, मैं एक जिम्मन ऐड करना चाह रहा हूँ कि मीडिया की गर्दन पतली है, हमारी गर्दन पकड़ लेते हैं। उधर मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप तमाम एंकर्स से नाराज है कि ये सूटेड बूटेड होके हमारे खिलाफ बात करते हैं। कुछ भी देखें, ये बातें करने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर तहरीक इंसाफ होती तो तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई है पाकिस्तान के अंदर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो सरदार साहब, ये खबर हम देंगे ना कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 92 जीते हैं, आपके पास 54 सीटें हैं, तो हम यही बताएंगे ना। बिल्कुल आपका राइट बनता है। इसमें कोई अगर किसी के ऊपर कोई ब्लेम गेम करता है तो ये मेरे ख्याल में मीडिया के साथ ज्यादती करता है। तो हमें पाकिस्तानी बन के सोचना है। हमने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीते, वो भी इतने ही बड़े पाकिस्तानी हैं जितने बड़े नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लोग जीते या पीपल्स पार्टी के लोग जीते, वो भी इतने ही बड़े पाकिस्तानी हैं। हमें पावर शेयरिंग पे आ जाए सर, करके उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जहाँ तक आपने सवाल किया, मैं समझ रहा हूँ कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए इस वक्त जरूरत ही समझ की है कि पाकिस्तान की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, आपस में मिल बैठ के एक फार्मूला तय होना चाहिए। उसके मुताबिक हम इनके मैंडेट का एहतराम करते हैं और हम इस चीज़ को मानते हैं कि हमारी पार्टी से ज़्यादा इनके पास सीटें हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है वो तकरीबन इंशाल्लाह तय हो जाएगा और सारी चीज़ें खुश असलूबी से हो जाएंगी। लेकिन साथ साथ में ये मुस्लिम लीग नून के लोगों से ये कहता हूँ कि इंतकामाना जो ज़हन है इसको एक तरफ रख के इनको मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए PTI समेत तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेके चलेंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा। ठीक, सरदार साहब बहुत अच्छी बात की। सियासत के ऊपर बिलीव करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तान को कोई फायदा पहुंचा। सरदार साहब एक पॉइंट और, मैं चूंकि आपने तमाम जमातों को मिलाने की बात की सरदार साहब, उस दिन नवाज शरीफ साहब ने एक तो पहले दिन उन्होंने रेडी थे, वो तैयार थे विक्ट्री स्पीच के लिए, लेकिन उन्होंने हालात देखे मायूस कुन है तो अगले दिन पे मामला चला गया। विक्ट्री स्पीच के दौरान हालांकि वो बनती नहीं थी अखलाकी तौर पे किसी भी लिहाज से, और इतने बड़े लीडर को एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए थी। वो अगर मरीम नवाज से या मरीम औरंगजेब से करवा देते तो ज़्यादा बेहतर था, मेरा ये ज़ाती राय है। लेकिन उस वक्त भी अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफ़र का बैरिस्टर गौहर का नाम ले लेते कि हम उनको भी कहते हैं कि आएँ आप साथ मिल के बैठें, तो क्या बहुत ही अच्छा पैगाम ना जाता और शायद अब तक जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं इसमें भी कुछ कमी आती। सफीर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पूरी कैंपेन आप देख लें कि वो उस पे उन्होंने पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को कन्विंस किया है कि आप लोग आपस के डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश करें और एक दूसरे से जो इंतकाम की सियासत है उसको कम करने की कोशिश करें। आपने देखा कि जब लाहौर बार के अंदर लोगों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़र्फ का मुजाहरा करके उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। देखें, सियासत के अंदर चाहे मुस्लिम लीग नून है या PTI के लोग हैं, मैं इन दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सियासत के अंदर जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टॉलरेंस का मुजाहरा करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से मैच्योरिटी सीखें और टॉलरेंस का मुजाहरा सीखें ताकि मुल्क आगे जा सके। देखें, अगर हम एक दूसरे को गिराने के चक्कर में हमारा आज मुल्क का क्या हाल बना हुआ है। हमारे इन सारी इंतकामी सियासत की वजह से हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को मिलजुल के PTI समेत जमात इस्लामी समेत मौलाना फजलुर रहमान साहब के जिस पार्टी को जितना मैंडेट मिला है सबके मैंडेट का एहतराम करके अगर नवाज शरीफ साहब बड़े बन रहे हैं मुल्क के अंदर तो फिर उनको PTI की तरफ भी हाथ बढ़ाना चाहिए और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्स को
साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है। आसिफ बाजवा साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे। सरदार नज़ाकत साहब ये कह रहे हैं कि आपको सब जमातों को साथ लेके चलना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ज़ाहिर है हमारी ही पाकिस्तान ही की पार्टी है, कोई बीजेपी से उनका ताल्लुक नहीं है। तो अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। जो होना था 9 मई को बुनियाद बनाया जाता है, तो वो तो माजी हो चुका है। लोगों ने उनको वोट दिया, उनको साथ मिलाएं, आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा कहती थी कि लोटों की कोई जगह नहीं है, और बड़े अच्छे से मुझे याद है, और हमारे पास वो शॉट भी है, कहेंगे तो हम प्ले भी कर देंगे। मरीम बीबी कहती थी, उन्होंने जलसे में कहा, और अगले दिन ज़ुबैर साहब जो आजकल आपसे नाराज़ हैं, नाला हैं, वो उस वक्त तर्जमान हुआ करते थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, मरीम बीबी का ये मकसद था, वो था। फिर उन्होंने इस चीज़ को दोहराते हुए अगले दिन जलसे में फिर कहा कि लोटों की यहाँ कोई जगह नहीं है, उनका पीछा करें, और जहाँ पे भी चाहे आपको पब्लिक गैदरिंग में नज़र आएँ, उनका बाइकआउट करें। क्या वजह है कि आपने वसीम कादर साहब को पकड़ा और अपने साथ मिला लिया? ये हॉर्स ट्रेडिंग की 1997 में करारदाद भी आप लेके आए थे, मुस्लिम लीग नून लेके आई थी कि छंगा मांगा की सियासत नहीं होनी चाहिए। तो फिर इस चीज़ को बजाय इसको ख़त्म करने के आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और इसको फ़रोग़ दे रहे हैं, इसकी तो हौसला शिकरी करनी चाहिए बाजवा साहब। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बड़ी स्ट्रांग है और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन आपने खुद ही इस बात को क्लैरिफाई भी कर दिया कि पीएमएलएन ने कानून साजी करने की भी कोशिश की। 1997 में की, उसके बाद तो तोड़ फोड़ ही की ना। चले कोई बात नहीं, ऐसा भी मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। लेकिन मेरी बात सुने सर, लेट बी कंप्लीट सर। मेरी गुजारिश ये है कि फर्ज करें अगर कोई शख्स किसी पार्टी में नहीं है, वो ठीक है, वो आजाद एक इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, और अगर हम उसको नहीं लेते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो किसी दूसरी पार्टी में चला जाएगा, क्योंकि वो आजाद है। ठीक, वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है। ठीक। अगर किसी पार्टी का उसने इलेक्शन पे हिस्सा लिया हो, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि आप कह सकते साहब, हैं आप भी कि कानून के तालिब इल्म भी हैं, कानून प्रैक्टिस भी करते हैं। सरदार नज़ाकत साहब भी कानून के तालिब इल्म रहे हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। और सर जी, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग थे, उन्होंने पार्टी के लिए ही अप्लाई किया था, टिकट पार्टी ने दिया था, बाद में निशान बल्ले का छिन गया, फिर उनको मजबूरन आलू बैगन पता नहीं क्या क्या निशानात मिले। तो सर वो उसने हलफ लिया हुआ है, आपने उस बंदे को 4-6 घंटे अपनी तहवील में रखा, उसके बाद गन पॉइंट पे उसको शामिल कराया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। हॉर्स ट्रेडिंग तो यही है, कोई खुशी से आता है तो सो बिस्मिल्लाह, वो सरदार नज़ाकत साहब की पार्टी छोड़ के आपके पास आ जाए, आपकी पार्टी छोड़ के खुशी से चला जाए, लेकिन किसी को तोड़ कर लाना, किसी को जबरदस्ती लाना, इसकी तो हौसला शिकरी करें ना। देखिए सर, मैं अर्ज कर दूं, हर शख्स ने अपनी बी पोजीशन को वादे करना होता है जनाब, और ये कह देना हर किसी शख्स का कि मुझे पहले अगवा किया गया गन पॉइंट पे, और फिर मुझे गन पॉइंट के ऊपर मुझसे ये फला पार्टी को ज्वाइन करवाया गया, मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ वो अपनी स्किन सेव करने के लिए। चले ये तो मान लिया, लेकिन आप समझते हैं कि इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए इस केस को? मैं ये समझता हूँ कि ये जो एलिगेशन है कि किसी को गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया और गन पॉइंट के ऊपर उसको पार्टी ज्वाइन कराएगी, ये इसमें हकीकत नहीं है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैंने इलेक्शन लड़ा है, किसी पार्टी के निशान पे नहीं लड़ा, और मैं अपने हलके के अवाम की खिदमत नहीं कर सकूंगा पूरे 5 साल, और अपने अवाम के मसाइल को हल नहीं कर सकूंगा जब तक मैं किसी पार्टी को ज्वाइन ना करूं, तो फिर मेरा ख्याल है आपका पॉइंट आता गया, लेकिन दो टोक पॉइंट नहीं, आपने फिर घुमा के ही बात की। टाइम कम है मेरे पास। सरदार नज़ाकत साहब, ये एमक्यूएम को आप सिंध कैबिनेट में लेंगे, वफाक में तो ज़ाहिर वो जा ही रही है, सिंध में आप चूँकि आप अकेले भी हुकूमत बना सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी की। और दूसरा मैं सवाल एक साथ ही कर देता हूँ, जीडीए की तरफ से जो आज इल्ज़ामात लगाए गए उनकी लीडरशिप की तरफ से, ख़ासतौर पर पीर साहब की तरफ से, वो समझते हैं, उन्होंने कहा कि किसी के कहने पे एमक्यूएम को नशिस्तें दी गई, हमें कहा गया कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें। हालांकि ये बात हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इधर किसी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं थी, आपके पास सीटें वैसे ही आनी थी, ये आप मेरे सारे शोज़ उठा के देख लें और आपसे भी अमूमन बात होती थी। तो ये माजरा क्या है और क्या आप कैबिनेट में वेलकम करेंगे एमक्यूएम को? देखें, बात ये कि जहाँ तक एमक्यूएम की बात है, एमक्यूएम के लोग अगर जो दोस्त अपना एटीट्यूड अगर दुरुस्त कर लेंगे, वो जो उनका धमकी और दोस्त
की तकरीरों का अगर आप जायजा लेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि इस पोजीशन में हम एमक्यूएम की तरफ उनको पसंद हुकूमत में शामिल करेंगे। हाँ, अगर वो अपनी अपनी जो रविश है, जो अल्ताफ हुसैन साहब का जो रवैया था, उसी पे अगर चलेंगे तो बहुत मुश्किल लग रहा। लेकिन अगर ये एक आजाना सियासत की तरफ आएंगे तो लेकिन मुस्तफा कमाल साहब का एटीट्यूड तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है सरदार साहब। सुन लेना, तो जहाँ तक आपने जीडीए की बात की, देखें जीडीए कोई सिंध के अंदर किसी तरह से भी कोई एग्जिस्ट नहीं करते। बस वो आखिरी दिनों में कुछ न कुछ लोग उनको आसरे देके उनको फील्ड के अंदर उतारते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि जीडीए की कोई यहाँ पे कोई हैसियत है। आज जुल्फकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा निशान इबरत बने आपके सामने, वो उनकी मेरे ख्याल में बहुत कम वोट लिए। तो सिंध के अंदर तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी मुकाबला कर सके। पीपल्स पार्टी ने बहुत भारी भरकम मैंडेट लिया है और आइंदा भी इंशाल्लाह हम लेंगे। जीडीए की कोई ना पहले हैसियत की ना आज। ठीक है, लेकिन सरदार साहब शहर के वसीतर मफाद में राशिद महमूद सुमरो किस तरह की स्टेटमेंट देते थे, तो मेरे ख्याल में लाड़काना में उनकी जमानत जब्त। ठीक है सरदार साहब, मैं कराची में चूंकि आपका मेयर भी कराची में है, कराची का मैंडेट ज़रा है, मैंने एमपीएस आप ज़्यादा एमक्यूएम के पास चले गए हैं, तो वसीतर मफाद में कोई इत्तेहाद हो सकता है शहर के? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सियासत के अंदर दरवाजे खुले रखती है। आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 में भी हमें एमक्यूएम के दोस्तों की जरूरत नहीं थी, उस वक्त भी मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए एमक्यूएम को साथ रखा था। लेकिन अगर एमक्यूएम अपनी रविश बदली चेंज करेगी और अब ये जो जिस तरह की आर्श तकरीरें करते हैं, ये अगर नहीं करेंगे तो फिर बात बन सकती है। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकिर साहब आपका, आसिफ बाजवा साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।